राम प्रसाद नौटियाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा राजनेता थे। 1 अगस्त 1905 को ग्राम कांडामल्ला, ब्लॉक बीरोखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में गौरी दत्त नौटियाल और देवकी देवी के घर जन्मे राम प्रसाद नौटियाल उत्तराखंड में पैदा होने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इनके संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर आदि बड़े शहरों से लौटकर उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े और स्थानीय जनता के संघर्षों को भी आवाज दी। विद्यालयी शिक्षा के दौरान सरोजनी नायडू के भाषण से प्रभावित होकर कई छात्रों के साथ राम प्रसाद ने भी स्वतंत्रता के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। राम प्रसाद जी को इसके लिए 3 सप्ताह के कठोर कारावास की सजा दी गई, परंतु इन्होंने अपनी नारेबाजी जारी रखी, जिससे नाराज होकर इन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। स्कूल से निष्कासित होने के बाद डर के मारे घर नहीं लौटे, बल्कि वह दूसरे शहरों की ओर चल दिए। मेरठ पहुंचने पर वहां ब्रिटिश सेना के किसी पहाड़ी रसोई ने शरण दी, जहां कुछ वर्ष बाद रामप्रसाद सेना में भर्ती हो गए। इन्हें रिकॉर्ड कीपर बनाकर बलूचिस्तान भेज दिया गया। यहाँ एक दिन तोरखान नाम का बलूच सरदार कर्नल एबॉट के ऑफिस में आ धमका व कर्नल एबॉट पर हमला बोल दिया। जैसे ही तोरखान ने अपनी पिस्तौल से फायर किया, साहसी राम प्रसाद ने उसको दबोच लिया। इस तरह कर्नल एबॉट को भागने का मौका मिल गया। इससे खुश होकर कर्नल ने उन्हें घुड़सवारी की ट्रेनिंग दिलवाई व 63 मोबाइल कोर रावलपिंडी भेज दिया। यहाँ युद्धाभ्यास में शामिल ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों पर अपदस्थ रूसी जार के भगोड़े सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया व कई सैनिक मार डाले। ये युद्धाभ्यास सूखी नदी के आर पार 2/8 पंजाब रेजिमेंट व रॉयल मराठा रेजिमेंट के बीच चल रहा था। कर्नल वैली ने इनको नदी के उस पार जाकर कर्नल डेविस को हमले की खबर देने की जिम्मेदारी सौंपी। रॉकहड़ की लंबाई करीब 1.5 मील थी व रूसी सेना मशीनगनों से घातक गोलीबारी कर रही थी। राम प्रसाद के दोनों साथी मारे गए, परंतु वह किसी तरह कर्नल डेविस को संदेश पहुंचाने में सफल रहे। कर्नल इनकी वीरता पर बड़े प्रसन्न हुए व इन्हें एडजुटेंट क्वार्टरमास्टर के पद पर पदोन्नति दी गई और इनको लाहौर स्थानांतरण कर दिया गया। वर्ष 1928 की बात है। इन्हीं दिनों इन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में लाला लाजपत जी की मृत्यु का समाचार पढ़ा। तब अखबार में छपी निम्नलिखित पंक्तियों का इन पर गहरा असर पड़ा। मैं एक गुलाम देश में पैदा हुआ हूँ, जहाँ मुझे कोई भी मामूली पुलिस अफसर लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार सकता है। उस समय आर्य गैजेट के संपादक भीमसेन सच्चर थे, जिनके ओजपूर्ण लेखों ने रामप्रसाद के युवा मन मस्तिष्क को झकझोर दिया। बचपन का विद्रोही पुनः जागा और रामप्रसाद ने सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय कर लिया। फौज से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद ये लाहौर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं डॉक्टर किचलू व डॉक्टर गोपीनाथ से मिले, जिन्होंने इन्हें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए कलकत्ता जाने का सुझाव दिया। ये सीधे कलकत्ता पहुंचे, जहां इन्हें डॉक्टर हॉडिकर ने कांग्रेस सेवा दल में शामिल कर लिया। अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात इन्हें कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण लेने के लिए हुगली भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात इन्हें लाहौर में अन्य सेवा दलों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके लिए इन्हें लाहौर आना पड़ा। इन्हीं दिनों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव भी लाहौर में अनवरत रूप से आया जाया करते थे, जिन्होंने बाद में लाला जी की मृत्यु के प्रतिशोध में ब्रिटिश पुलिस अफसर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी। इसी दौरान सॉन्डर्स की मौत के पश्चात क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज हो गई। युवा राम प्रसाद की सरकार विरोधी गतिविधियां भी चरम पर थी। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया गया। इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की खबर पुष्पा नामक एक छात्रा ने इन्हें गुप्त रूप से भिजवा दी। ये छात्रा डी.ए.वी. स्कूल लाहौर में कांग्रेस दल की नेता व वहां के प्रधानाचार्य छबीले दास की भतीजी और एक ब्रिटिश सीआईडी अफसर की बेटी थी। इन्हें लाहौर छोड़ने की सलाह दी गई और ये वहां से भागकर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहुंचे, जहां से इन्हें पुनः भागकर शाहपुर के एक आर्य समाज मंदिर में शरण लेनी पड़ी। यहाँ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया व लाहौर में जेल दिया गया। लाहौर जेल में तरह तरह की यातनाएं देकर इनसे सॉन्डर्स मर्डर कांड में शामिल होने की बात कबूलने के लिए बाध्य करने की कोशिश की गई। इन्हें सरकारी मुखबिर बनाने का लालच भी दिया गया, किंतु सारी कोशिशें असफल रहने के बाद रिहा करना पड़ा। 21 दिसंबर 1929 को जेल से रिहा होने के बाद राम प्रसाद जी सीधे रावी नदी के किनारे चल रहे कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए। यहाँ इनको उत्तर प्रदेश तब उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था से आने वाले समूह के कैंप की देख रेख में लगाया गया।
यहाँ इनकी मुलाकात हरगोविंद पंत, कुमाऊं केशरी, बद्री दत्त पांड्य, विक्टर मोहन जोशी, देवी सिंह कोरिया, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, कृपाराम मिश्र, मनहर आदि से हुई। बाद में इन्हें कुमाऊं के लिए सत्याग्रह दल का पर्यवेक्षक बनाकर रानीखेत भेज दिया गया। यहाँ पहुंचकर इन्होंने गढ़वाल व कुमाऊं मंडलों में कई सत्याग्रह कैंप चलाए व सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया व तैयार किया। गढ़वाल व कुमाऊं में कई प्रशिक्षण शिविर चलाने के बाद इन्होंने अपना कार्यालय कोटद्वार के निकट दुगड्डा नामक स्थान पर स्थापित किया। इस समय तक राम प्रसाद जी अपने साथियों के बीच कप्तान साहब के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। इन दिनों सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्रों में भी स्वाधीनता के दीवानों की गतिविधियां बढ़ गई, जगह जगह सभाएं की गई। जनता को स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु राम प्रसाद जी व उनके साथियों ने जनजागरण अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप 76 मालगुजारों व थोकदारों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया व अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई में अपना योगदान देने लगे। इसी दौरान वन विभाग ने सेंधी खाल व अन्य नदी के किनारे वाले गांवों के नजदीक नदियों में तार की बाट करना शुरू कर दिया, जिससे गांव के पशु जंगल के चरागाहों में नहीं जा सके। इससे स्थानीय जनता का जीवन, जो जल जंगल पर ही निर्भर था, भयंकर कठिनाइयों में पड़ गया। राम प्रसाद जी को इसकी खबर मिली। वे व उनके साथी रातों को चुपचाप नदी के किनारों से बाढ़ उखाड़कर नदी में फेंक देते व जनता को इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते। अंत में विभाग को हार माननी पड़ी व जनता को अपना हक वापस मिला। इनकी इन हरकतों से तंग आकर सरकार को इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा, किंतु ये चोरी छुपे अपने काम को अंजाम देते रहे। इसी बीच इन्हें भीलाड़ी गांव रिखणेखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 208 के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई व बताया गया कि 3 और मुकदमे बाद में लगाए जाएंगे, जिनमें से एक कर्नल इबटसन पर जानलेवा हमला करने का था। एक बार दुगड्डा में प्रभात फेरी से लौटते समय चुनाधार इलाके में अचानक कर्नल इबटसन व स्थानीय तहसीलदार 50-60 जवानों के साथ आ धमके। गंगा सिंह त्यागी नामक एक बालक, जो कक्षा 9 का छात्र था, अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए जोर जोर से आजादी के नारे लगा रहा था। उस पर कर्नल साहब बिगड़ गए व अपने घोड़े पर बैठकर ही कोड़ों की बरसात कर दी। बालक गंगा बेहोश होकर गिर पड़ा। इबटसन को इस पर भी चैन नहीं आया। वह घोड़े से उतरा व बेहोश बालक को जोर से लात मारने लगा। इस पर नौटियाल जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्नल को उसके कॉलर से पकड़ा व उठाकर सड़क के नीचे पहाड़ी में फेंक दिया। संयोगवश इबटसन किसी पेड़ की ठूंठ पर जा अटका और मौत से बच गया। राम प्रसाद जी के पीछे अंग्रेज अफसर भागे, किंतु वे चूनाधार के जंगलों में गायब हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई के लिए इन्हें कोटद्वार लाया गया, जहां इन्हें जज गिल साहब के सामने पेश होना पड़ा। इन्हें उनके पास शरीर पर बेड़ियां डालकर ले जाया गया। जज ने तुरंत आदेश दिया कि इनकी बेड़ियां खोल दी जाए। इबटसन के वकील ने तहरीर पढ़ना आरंभ किया। तहरीर पूरी हुई तो जज ने राम प्रसाद जी से कहा, तुम्हें कुछ कहना है? राम प्रसाद बोले, जब इबटसन खुद कोर्ट में मौजूद है तो वे क्यों नहीं कटघरे में आकर घटना का विवरण देते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर जज ने इबटसन की ओर देखा। आखिर इबटसन को कटघरे में आना पड़ा। उसने सब कुछ सच बताया। जज ने पुनः राम प्रसाद जी को कहा, अब आपको कुछ कहना है? राम प्रसाद जानबूझकर जोर जोर से बोले, मैं अपने आप को ब्रिटिश नागरिक नहीं मानता, अतः इस कोर्ट में कुछ भी कहना मेरे लिए अपमानजनक होगा। ये सुनकर जज चौंक गए व बोले, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, इसके लिए आप पर अवमानना का अभियोग चलाया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। बाद में कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई व इन्हें बरेली जेल भेज दिया गया। 1942 को भैरव दत्त धूलिया को आंदोलनकारियों की सहायता करने के अपराध में गिरफ्तार किया। अपने संघर्ष को जारी रखते हुए राम प्रसाद जंगलों में छिप छिप कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जनता को जागरूक करते व बीच बीच में बैठकें करके स्वतंत्रता की अलख जगाने का प्रयास करते। उस समय वह क्वालागढ़ के जंगलों में सक्रिय थे। इसी बीच उन्हें खबर दी गई कि उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है व संभवतया वह अब ज्यादा दिन न बच पाए। वह किसी तरह बचते बचाते अपने गांव पहुंच गए। कुछ दिन से भूखे प्यासे थे। घर में बचा खुचा फानू भात खाया। माताजी व पत्नी से मिले। रात को 2 बजे जब वे जागे और जैसे ही उन्होंने अंगीठी जलाई तो देखा कि अंग्रेज फौज के लगभग 200 जवान मकान पर घेरा डाले हुए हैं। कमांडिंग अफसर बोला कि रात को नौटियाल जी व उनके परिवार को न छेड़ा जाए, किंतु सुबह होते ही उन्हें समर्पण करना होगा। पूरा परिवार घबरा गया। माताजी ने उन्हें ऊपर वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया व कहा कि वह रात को ही जा चुके हैं।
इस पर भी तहसीलदार चंदन सिंह सीढ़ियों पर चढ़ गया व ललकारे मारने लगा। हमने अब तुम्हें गिरफ्तार कर दिया है, तुम समर्पण कर दो। तहसीलदार की इस धृष्टता पर राम प्रसाद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दरवाजे पर जोर से लात मारी व दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। तहसीलदार को गले से पकड़ा और छज्जे से नीचे फेंक दिया। तहसीलदार ने नीचे से फायर कर दिया। राम प्रसाद ने भी बचाव करते हुए अपनी पिस्तौल से तहसीलदार पर फायर झोंक दी। अंधेरे की वजह से वह बच निकला। फायरिंग की आवाज से बीमार बच्चा बुरी तरह घबरा गया व मंडुए के खेतों में जाकर छुप गया। घर में विलाप प्रलाप का माहौल हो गया। अंग्रेज अफसर भी नौटियाल के तेवर देखकर घबरा गए। रक्तपात न हो अतः निश्चय किया गया कि अब सुबह ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह गिरफ्तारी देने के बाद उनकी विदाई के लिए जनता ढोल दमाव लेकर आई। रणसिंघा की विजयी हुंकार के साथ उन्हें विदा किया गया। गांव की सीमा पार होते ही बोले, अब मैं बिना सवारी के नहीं जाऊंगा, मैं कोई मामूली कैदी नहीं हूँ। ऑफिसर्स जानते थे इनके साथ बहस करना बेकार है। घोड़ा व पालकी मंगाई गई। राम प्रसाद जी ने एक योद्धा की तरह घोड़े पर ही जाना स्वीकार किया। राम प्रसाद जी मरणासन पिता व पुत्र को छोड़कर जाते समय भी जनता को मातृभूमि के लिए हंस हंस कर पीड़ा सहने का संदेश देकर गए। बाद में खबर मिली कि बीमार पिता व पुत्र दोनों का देहावसान हो गया। इसके बाद इन पर कई धाराओं के अंतर्गत केस चलाए गए व सजा काटने के लिए बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यहाँ इनको रफी अहमद किदवई, महावीर त्यागी व कृष्णा दत्त पालीवाल आदि कई प्रमुख सेनानियों के साथ रखा गया। बाद में इनके तेवर देखकर इन्हें तन्हाई सेक्लूजन में रखा गया। यहाँ से इन्हें 14 जुलाई 1945 को रिहा कर दिया गया। राम प्रसाद बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे। उन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच को कभी स्वीकार नहीं किया। राम प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ दलित उद्धार, छुआछूत उन्मूलन व डोला पालकी जैसी पुरानी परंपराओं को समाप्त करने के लिए भी व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम चलाए। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंचा, अंग्रेज सरकार ने जाति विभाजन को हवा देकर इसमें फूट डालने के प्रयास और तेज कर दिए। अंग्रेजों की इस चाल को भांपकर वर्ष 1945 में जेल से रिहा होने के बाद रामप्रसाद और साथियों ने इस संबंध में अपने प्रयास और भी तेज कर दिए। जनता ने उनके प्रयासों को हाथों हाथ लिया और अंग्रेजों की चाल विफल रही। इस कार्य में उनके पूर्व सहयोगियों का समर्थन और पूर्व में डोला पालकी आंदोलन को लेकर किए गए रामप्रसाद के प्रयास काम आए। छुआछूत को कप्तान नौटियाल कभी नहीं मानते थे। इसका स्पष्ट उदाहरण उनके साथियों में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की मौजूदगी से मिलता है। उन्होंने व उनके साथियों ने जब अवसर रहा तब स्थानीय हरिजनों के घरों शरण ली, भोजन किया व रास्ते में ही रात पड़ जाने पर उनकी ही छतों के नीचे ही रात बिताई। यद्यपि उन्हें जानने वाले इन्हें आदर से पंडित जी कहकर भी बुलाते थे, किंतु वह कप्तान कहलाना अधिक पसंद करते थे। जब जाति विभाजन की चाल विफल हुई तो अंग्रेजों ने राशन पानी की आपूर्ति में बाधा डालकर स्थानीय जनता को सबक सिखाने की सोची। जनता त्राही त्राही करने लगी। रामप्रसाद व साथियों ने इसकी तरकीब सोची और वर्ष 1946 के आते आते दुगड्डा में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत, नरदेव सिंह शास्त्री, बद्री दत्त पांड्य, काशीपुर नरेश कुंवर आनंद सिंह आदि प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में क्षेत्र में अकाल की स्थिति पर चिंता प्रकट की गई। जमाखोरी पर लगाम के लिए प्रशासन के ईमानदार ऑफिसर्स के साथ मिलकर करीब 52 समूह खोले गए। इसके बाद रामप्रसाद नौटियाल व साथियों ने अंग्रेज समर्थक बनियों को खूब आड़े हाथों लिया, उनका वर्चस्व समाप्त कर स्थानीय छोटे व मंझोले व्यापारियों के लिए बाजार में प्रतिभागिता का रास्ता खोल दिया, जिससे तत्कालीन अकाल से त्रस्त जनता को कुछ राहत मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा व शीर्ष नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड के दुर्गम किंतु सामरिक तौर से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया। गोविंद बल्लभ पंत इन्हें लोहा कहा करते थे, जिससे समय आने पर हथौड़ा बनाया जा सकता है तो बंदूक भी बनाई जा सकती है। डॉक्टर हरदयाल पंत जी ने इन्हें प्रांतीय सेवा दल का ऑर्गेनाइजर नियुक्त किया, जहां इनकी देखरेख में 36 चौकियां, 460 राइफल्स, 8 मशीनगन व 50,000 कारतूस रहते थे। इसके बाद इन्हें मैकमोहन रेखा का निरीक्षण करने आए हुए दल का गाइड बनाकर चीन बॉर्डर पर भेज दिया गया। वहां से इनका दल 11 नवंबर 1949 को लौटा। तत्पश्चात इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। 1950 आते आते रामप्रसाद मन बना लिया कि अब वह अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहकर ही कार्य करेंगे। 1951 के असेंबली चुनाव में लैंसडौन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का विचार मन में आया व बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई गई।
गोविंद बल्लभ पंत ने बात ये कहकर टाल दी कि वे सरकार के लिए कितने उपयोगी है ये वह नहीं जानते। राम प्रसाद अब निश्चय कर चुके थे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में जाकर शीर्ष नेतृत्व के साथ अपॉइंटमेंट का फॉर्म भरा। 1 महीने बाद वे नेहरू जी के पास पहुंच गए। कमरे में नेहरू जी, पटेल जी व पंत जी बैठे थे। नेहरू जी कप्तान को देखते ही बोले, बताए कप्तान नौटियाल, क्या कहना है? राम प्रसाद ने स्पष्ट कहा, मुझे टिकट चाहिए। नेहरू जी बोले, पंत जी नहीं मानते। उद्धरण चिन्ह। मुलाकात समाप्त हुई। राम प्रसाद लौट गए। बाद में पता चला कि टिकट दे दी गई है। तत्पश्चात वह सफलतापूर्वक 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से लैंसडाउन सीट से विधायक चुने गए। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से अपने 2 कार्यकालों में कप्तान नौटियाल ने सड़क मार्गों, पेयजल योजनाओं व सहकारी वित्तीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी। गढ़वाल व कुमाऊं को देश की मुख्यधारा से पूर्ण रूप से जोड़ने का महत्व व चीन बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसके रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण स्थान होने का आभास उन्हें पहले से ही था। अतः उनकी पहली प्राथमिकता एक व्यापक सड़क जाल बिछाने की थी। इनमें से प्रमुख हैं: रामनगर बीरोखाल मोटर मार्ग को उन्होंने जनता के सहयोग से व श्रमदान द्वारा पूरा करवाया। सड़क मार्ग तैयार होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई गाड़ियां नहीं थी। इसके लिए उन्होंने जगह जगह जाकर बैठकें की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करके जनता से शेयर्स के रूप में धन इकट्ठा करवाया व तब जाकर 2 सेकंड हैंड बस खरीदी। आज उनके द्वारा स्वीकृत कराए गए सड़क मार्गों का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। 1956 में इन्होंने यूजस ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की नींव रखी व अपने दूसरे कार्यकाल के आरंभ में ही इसकी स्थापना कर दी। कप्तान नौटियाल के यूजस ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष रहते कंपनी के पास 24 बसें हो गई थी जिन्हें गढ़वाल व कुमाऊं के विभिन्न रूट्स पर चलाया जाता था। हिमालय के निचले क्षेत्रों में बसे गांवों में पीने के पानी की बड़ी भयंकर समस्या होती है। जल संपन्न प्रदेश होने के बावजूद भी आज भी कई गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। राम प्रसाद ने इस समस्या को समझा व कई पेयजल योजनाएं मंजूर करवाईं। इनमें से एक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध योजना डालागांव पेयजल परियोजना के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना के तहत एक ही बार में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा गांवों को पीने का स्वच्छ पानी पाइपलाइंस के जरिए पहुंचाया गया। राम प्रसाद न केवल एक निर्भीक क्रांतिकारी थे बल्कि एक दूरदर्शी नायक भी थे। उन्होंने 1950 के दौर में ही वित्तीय समावेश के महत्व को समझ लिया था। इसके लिए उन्होंने गढ़वाल व कुमाऊं में कई कोऑपरेटिव बैंक्स खुलवाए। इनमें गढ़वाल क्षेत्र के लैंसडाउन, बीरोखाल व नौगावखाल में स्थापित कोऑपरेटिव बैंक्स प्रमुख है। कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना व इनके सुचारू संचालन के लिए इन्होंने जनता के बीच जाकर वित्तीय जागरूकता उत्पन्न की व छोटी छोटी कीमत के शेयर्स चलाए। सबसे पहले खुद शेयर खरीदे व जनता को हिस्सेदार बनाकर क्षेत्र के वित्तीय सशक्तिकरण का दूरदर्शी कार्य करने का प्रयास किया। अपने विद्रोही तेवरों के कारण वह सत्तासीन नेताओं के साथ असहज महसूस करने लगे। वह सत्ता नहीं जनता के बीच में कार्य करने वाले व्यक्ति थे। जनता के लिए कार्य करने हेतु ही वह सरकार द्वारा दिए गए सुनहरे अवसरों को छोड़कर चुनावों में सम्मिलित हुए व अपने दूरदर्शी नायक होने का परिचय सड़क मार्गों, पेयजल योजनाओं व वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करवा कर दिया। धीरे धीरे रसातल में जाती सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर अपने अंतिम दिन कोटद्वार में एकांत बिताए। तत्पश्चात 24 दिसंबर 1980 को इलाज के दौरान लखनऊ में अंतिम सांस ली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।